Hello friends, welcome to our channel MP Gyan Station. This is Manish Srivastav. As we have started a series on Indian geography, this is lecture number 3. अभी तक हम ज्योग्राफी पर 2 लेक्चर ला चुके हैं। उन चीज़ों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। मैंने इन दोनों लेक्चर्स में जो है क्या क्या पढ़ाया है इसका एक क्विक रिकैप मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें मैं डिफरेंट नेम्स ऑफ इंडिया को कवर कर चुका हूँ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर चुका हूँ, इंडिया के एरिया पॉपुलेशन उस वाइज जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया की उनकी पोजीशन कहाँ आती है उस चीज़ को हमने डिस्कस किया है। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया को उसमें पढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया को हमने कवर किया हुआ है, कितने नेशंस के साथ हमारी बाउंड्रीज हैं, ओवरऑल कितने टाइप की हमारे पास बाउंड्रीज है, फ्रंटियर कोस्टल की ओवरऑल वहाँ पे डिस्कशन है। नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, उनके साथ कितनी बॉर्डर्स हैं, कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उनका रोल कितना है, कौन सा स्टेट एरिया वाइज ज़्यादा है, पॉपुलेशन वाइज, everything is covered in the previous lectures. Tropic of Cancer and Indian Standard Meridian ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो दोनों ही लेक्चर जो हैं वो पूरे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया जो फर्स्ट यूनिट है सिलेबस के अकॉर्डिंगली वो हम कवर कर चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर होगा, इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यहाँ पे कवर कर दूंगा मैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मंडे से जो सीरीज आएगी उसमें जियोग्राफिकल डिवीजन जो है, फिजियोग्राफिकल डिवीजन को हम कवर करेंगे, तो वो एक नेक्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया इस लेक्चर के बाद फिनिश हो जाएगा। तो आप जो है पहले वो 2 लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर्स पे आइए। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। सबसे पहले अगर हम चीज़ बात करें तो हम आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में। मैरीटाइम बाउंड्री की अगर हम बात करें तो मैरीटाइम मतलब होता है समुद्री, जो हमारी समुद्री सीमाएं हैं उसको मैरीटाइम बाउंड्री कहा जाता है। तो इंडिया के पास जैसा मैंने बताया था 7,517 किलोमीटर्स की वाटर बाउंड्री है। तो आपने ये देखा होगा कि जैसे इंडिया का जितना भी लैंड है, जैसे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इस पे तो इंडिया का हक है, मींस इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया कैन मेक एनी लॉ ऑन इट। बट जब हम सी की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एक तरफ अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशियन भी है, तो क्या हमारा उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई हक है या कोई राइट्स हैं? तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैरीटाइम बाउंड्री में आप सबसे पहले जो है 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैरीटाइम बाउंड्रीज इज ऑफ 3 टाइप्स। इसमें आपको सबसे पहले टेरिटोरियल, कॉन्टिजुअस एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इन 3 चीज़ों को समझना है। तो इसको समझने से पहले आप इस मैप को थोड़ा सा समझेंगे। इस मैप में आपको यहाँ पे दिख रही है बेस लाइन। बेस लाइन जो है, बेस लाइन एक वो वाला पार्ट होता है कि जो आपका किसी लैंड मास पर हो। जैसे कि हम बात करें कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी से आपको इंडियन ओशन दिखता है, तो जो कन्याकुमारी पॉइंट हो गया उसको हम बेस लाइन कंसिडर कर रहे हैं। और उससे जो इंटरनल जो भी वाटर वहां पर आता है कन्याकुमारी में, उसको हम लोग इंटरनल वाटर के अंदर कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद जो है उसके आगे बेस लाइन से जो भी होगा उसको टेरिटोरियल सी कहेंगे। उसके आगे जो 12 नॉटिकल माइल्स दिख रहा होगा आपको, वो कॉन्टिजियस जोन होता है। और उससे आगे एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये नॉटिकल माइल्स का क्या फंडा है, टेरिटोरियल सी क्या है, कॉन्टिजियस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बस ये छोटी सी बात समझनी है कि बेस लाइन जो है वो लैंड मास पर एक पॉइंट है जिसके आगे सी है और उससे पीछे लैंड है। तो वहां से हम लोग जो है मार्क कर लेते हैं पॉइंट को, और जिसके अंदर जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं इंटरनल वाटर। इंटरनल वाटर और उससे आगे जो लैंड होता है उसको टेरिटोरियल सी कहा जाता है। अब ये सब चीज़ें जो मेजर की जाती हैं वो नॉटिकल माइल्स में की जाती हैं। यहाँ पे आप नोट में देख पा रहे होंगे कि नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। मीन्स अगर कोई भी लैंड है तो उस लैंड मास से 1.852 किलोमीटर एक नॉटिकल माइल्स कहलाता है। तो यहाँ से जो बेस लाइन से 12 किलोमीटर अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स आगे जाएंगे तो आपको वो जो वाटर कहलाएगा दैट इज टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर जो है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। मींस वो बेस लाइन से 22.2 किलोमीटर तक का जो लैंड एरिया होगा वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर या टेरिटोरियल सी के अंदर आएगा। और अगर हम बात करें कि बेस लाइन से लेकर 24 नैनो नॉटिकल माइल्स तक, 24 नॉटिकल माइल्स तक वो जोन कहलाता है कॉन्टिजुअस जोन। कॉन्टिजुअस जोन बेस लाइन से
24 नॉटिकल माइल्स है। यहाँ पे आप मैप पे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये टेरिटोरियल सी के बाद कॉन्टिजुअस जोन है। वो मैप पे इसलिए शो किया गया है कि टेरिटोरियल सी और कॉन्टिजुअस जोन भी एक ही हो जाते हैं। मतलब आपका बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक वो टेरिटोरियल सी भी है और वो कॉन्टिजुअस जोन भी है, लेकिन सेपरेटली कॉन्टिजुअस जोन जो रहेगा वो 12 नॉटिकल माइल्स आगे तक रहेगा, मतलब 24 नॉटिकल माइल्स तक रहेगा। तो बेस लाइन से 44.4 किलोमीटर का जो लैंड जो सी के अंदर पार्ट है दैट इज कॉन्टिजुअस जोन। अब इन जोन में क्या रहता है, किस तरह के यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये तीन चीजें समझिए कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल वाटर, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का कॉन्टिजुअस जोन, और हम अगर आगे की बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। 200 नॉटिकल माइल्स मतलब 370 किलोमीटर्स, 370.4 एग्जैक्टली ये है। 370 भी आपको एग्जाम्स में कई बार मिला हुआ है। ये जो है आप यूपीएससी का प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें मैच द कॉलम्स में इसको पूछा गया था कि टेरिटोरियल वाटर जो है वो कितना है, कॉन्टिजुअस जोन कितना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वहां पे आपको मैच द कॉलम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि टेरिटोरियल सी जो है वो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, कॉन्टिजियस जोन जो है वो बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो आई थिंक ये तीन चीजें समझ में आई होंगी आपको। और जो बेस लाइन से फर्दर पार्ट लैंड की तरफ है उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। उसके बाद टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये तो बात हो गई सी के अंदर जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अबव है। उसके अबव भी अगर आपको देख पा रहा होगा तो यहाँ पे एयर स्पेस की बात करें तो एयर स्पेस जो होता है वो आपका 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, और 12 नॉटिकल माइल्स के बाद जो होता है वो इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाता है। तो एयर पे कंट्रोल नहीं हो सकता, नेशनल एयर स्पेस जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो ये जो मैप है इसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करिएगा और एक बार उसको कीनली समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजें क्लिक करी, तीन चीजें जो है वो आपको लिंक करी है यहाँ पे। एक टेरिटोरियल सी क्या है, कॉन्टिजियस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, और 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स तक कॉन्टिजियस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है ये सी के अंदर। और नेशनल एयर स्पेस 12 नॉटिकल माइल्स तक, इंटरनेशनल एयर स्पेस आफ्टर 12 नॉटिकल माइल्स स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्री का एयर स्पेस पर किसी भी तरीके का राइट नहीं होता है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल वाटर की। इंटरनल वाटर क्या है? तो इंटरनल वाटर के लिए मैंने यहाँ डेफिनेशन दी है कि ऑल वाटर एंड वाटरवेज ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेस लाइन ऑफ अ कंट्री कैन फ्री टू सेट लॉ एंड नो फॉरेन इंटरफेरेंस इज अलाउड। यहां पे वो कंट्री कोई भी लॉ बना सकती है और उसको इंप्लीमेंट कर सकती है। सेकेंड थिंग, वहां पे किसी भी तरीके का फॉरेन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होगा। तो ये पर्टिकुलरली उस कंट्री का सोल प्रॉपर्टी होती है, उस पर वो कुछ भी कर सकता है, लॉ फ्रेम कर सकता है, कोई फॉरेन इंटरवेंशन वहां अलाउड नहीं होता है। तो ये आपको इंटरनल वाटर के बारे में चीज समझ आई होगी। तो ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इसे आपको ये तीन चीजें, सबसे पहले टेरिटोरियल सी, कॉन्टिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इनके मीनिंग मैं अभी आपको फर्दर बताने वाला हूं। तो पहले बस इसका डिस्टेंस याद रखिए, 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.852 किलोमीटर। तो आप 12 नॉटिकल माइल्स को 1.8 से इंटू करेंगे तो आपको 22.2 किलोमीटर मिल जाएगा। कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल्स। आपको ये नहीं भूलना है कि ये सभी चीज़ें बेस लाइन से मेजर की जा रही हैं। ये डायग्राम में 12 नॉटिकल माइल्स और या 176 नॉटिकल माइल्स आगे है, भले उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये सब चीजें बेस लाइन से ही याद रखनी है। इंटरनल वाटर्स में किसी भी तरह के लॉज वो कंट्री फ्रेम कर सकती है, कोई फॉरेन इंटरफेरेंस अलाउ नहीं होता है। इसके आगे अगर हम बात करें तो सेम चीज जो है जो मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन को, उसको टेरिटोरियल सी कहते हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद जो है आपका कॉन्टिजियस जोन जो है वो उसके आगे तक 12 माइल्स मतलब 24 नॉटिकल माइल्स तक हो जाता है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम बेस लाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। उसके बाद जो है वो हाई सी का पार्ट होता है। तो इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज आपको पता करनी है कि व्हाट इज टेरिटोरियल सी। तो टेरिटोरियल सी में वो कंट्री फ्री टू सेट लॉज है, वो कोई भी लॉ वहां पे फ्रेम कर सकती है, उस पर भी किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती दूसरी कंट्री। जैसा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि
जैसे कि नेशनल एयर स्पेस जो होता है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, तो नेशनल एयर स्पेस भी है, तो वहां पर किसी भी तरह का लॉ भी फ्रेम हो सकता है। और सेकंड थिंग बात करें तो फॉरेन वेसल्स नीड परमिशन टू एंटर, यहाँ पे कोई भी फॉरेन वेसल्स या शिप्स आएंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर कंट्री से जिसकी टेरिटोरियल सी वहां पर आ रही होगी। तो फर्स्ट थिंग, टेरिटोरियल सी वो होता है जो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, वहाँ पे वो कंट्री पर्टिकुलरली रूल्स फ्रेम करने के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। सेकेंड चीज, वहाँ पे फॉरेन वेसल्स बिना परमिशन के उस कंट्री के नहीं आ सकते, तो वो पार्ट हो गया आपका टेरिटोरियल सी का। इसके बाद अगर हम बात करें तो व्हाट इज कॉन्टिग्यूअस जोन, तो कॉन्टिग्यूअस जोन 24 नॉटिकल माइल्स तक है। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है कि कंट्री लॉ तो बना सकती है लेकिन कुछ ही चीज़ों पर बना सकती है, हर चीज़ पर वो लॉ नहीं बना सकती। इसमें सबसे पहले आ जाता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, वहाँ पे कंट्री में एंटर करने के लिए वहाँ पे इमिग्रेशन पे लॉ बना सकती है। कस्टम्स पे बना सकती है, जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए। टैक्सेशन जो है उसके लिए, एंड पॉल्यूशन की गाइडलाइंस के लिए। ये चार चीज़ों पर कॉन्टिग्यूअस जोन में कोई भी कंट्री लॉ फ्रेम कर सकती है उसके 24 नॉटिकल माइल्स तक उसके पर्टिकुलर लैंड से। तो ये सेकंड चीज़ हो गई आपकी कॉन्टिग्यूअस जोन। इसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक है। तो यहाँ पर कंट्री का एक बहुत बड़ा अधिकार होता है, बहुत बड़ा राइट होता है कि दैट कंट्री कैन सोनली एक्सप्लॉइट दैट एरिया फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपने सुना होगा नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम्स, क्रूड ऑयल, ये मोस्टली सी से मिलता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 370.4 किलोमीटर्स तक वो पर्टिकुलर कंट्री वहां से नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर सकती है, लेकिन उसको एक बॉडी से परमिशन लेनी पड़ती है। उस पर्टिकुलर बॉडी को कहा जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है ये परमिशन ग्रांट कर देती है, तो आप वहां पर किसी भी तरह का एक्सप्लोरेशन या एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता। आपका उस पर राइट है, लेकिन आपको सबसे पहले उस जगह को एक्सप्लॉइट करने से, एक्सप्लोर करने से पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं आज के लेक्चर में। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1994 को। अभी 25 ईयर्स हो चुके हैं इसको, 26th एनिवर्सरी आएगी इसकी। इसके बाद ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और उनके हिसाब से जिनके पास भी मैरीटाइम बाउंड्रीज हैं उनको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है किसी भी तरह की एक्सप्लॉइटेशन के लिए। इसका पर्पस है टू रेगुलेट डीप सी बेड माइनिंग एंड इंश्योर द मराइन एनवायरनमेंट टू प्रोटेक्टेड। क्योंकि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास कोई मैरीटाइम बाउंड्री है और वो अगर वहाँ पे कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइटेशन करता रहेगा तो वहाँ की जो फ्लोरा है, फौना है, वहाँ का जो मिनरल है उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ भी कर सकता है। तो एक अथॉरिटी बनाई गई है कि वो बिना परमिशन के उससे ना ले। तो जैसे कि कई स्पीशीज़ है, जैसे जापान का मैं यहाँ एग्जांपल दूँ तो जापान ने, उनके यहाँ का एक कस्टम होता था जिसमें शार्क जो है, शार्क को वो किल करते थे। तो उन्होंने बहुत सारा, जो साउथ चाइना सी था वहाँ पर शार्क का जो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया था। तो ऐसी चीज़ों पर जो है कि वहाँ की सी लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है कि किसी भी तरह का आप एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेशन ना करें। इसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये किंगस्टन जमाइका में है। तो ये चीज़ नहीं भूलेंगे, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए परमिशन ग्रांट करती है। तो आई थिंक ये जो मैरीटाइम बाउंड्री वाला जो इशू है ये मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि कई बार हमारे फिशर्समैन श्रीलंका, पाकिस्तान में जो है उनको प्रिजन कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि आप इंडिया और पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो गुजरात के पास कराची जैसे पोर्ट है, इसके अलावा श्रीलंका जो है, तो कई बार इन दोनों के जो जोन्स हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल सी, एक दूसरे को इंटरफेयर कर जाते हैं। तो कई बार वो हमारी बाउंड्रीज में आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा राइट है। तो ये इश्यूज इंटरनेशनल लेवल पे सॉल्व किए जाते हैं। अभी रिसेंट में जो है म्यांमार और आपका बांग्लादेश के बीच में भी इशू था, तो फिर इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने उनके बीच में एक रास्ता निकाला कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो बांग्लादेश यूज़ कर सकता है और सेकेंडली जो है वो म्यांमार यूज़ कर सकता है। तो ये बॉडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसमें। इसके अलावा मैं अभी रिसेंट में बताऊं तो लास्ट ईयर हमको एक परमिशन मिली है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से, जिसके थ्रू हम इंडियन ओशियन से बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो ये भी चीज़ पॉसिबल इसलिए हो पाई है कि माइनिंग के थ्रू जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस है वो उस वहाँ से एक्सप्लॉइटेशन करेगा और हमारी कंट्री के जो मिनरल रिसोर्सेज है उनको और ज़्यादा रिच करेगा। तो उसके लिए जो बॉडी
जो नेसेसरी है वो है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। इसका हेडक्वार्टर नहीं भूलेंगे, किंगस्टन जमाइका में है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे लिए आज एक बहुत सेकंड एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक बहुत स्पेशल लाइन है जिसको क्रॉस करने के बाद आप एक डे आगे भी चले जाते हैं और एक दिन पीछे भी चले जाते हैं। मींस इसको अगर क्रॉस करके आप वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट जाने में आपका एक दिन लॉस हो जाएगा, और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट आ रहे हैं तो एक डे जो है आप गेन कर लेंगे। वो कैसे होता है उस चीज़ को हम लोग जो है बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ईस्ट वेस्ट दोनों ही होते हैं क्योंकि अर्थ राउंड है तो वो एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं। इट इज ऑल्सो अ लॉन्गिट्यूड वेयर द डेट चेंजेस बाय एग्जैक्टली 1 डे। तो व्हेन इट इज क्रॉस, जैसा मैंने आपको बताया, इसको क्रॉस करने पर आपको 1 डे का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए इसको डेट लाइन कहा जाता है कि एक डेट ही चेंज हो जाती है। इफ अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ही लूजेज अ डे, एंड वाइल क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ही गेन्स अ डे। तो अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो आपका एक दिन खत्म हो जाएगा, मतलब आप एक डे एक डे आगे चले जाएंगे। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट आते हैं तो आप एक गेन कर लेते हैं, एक दिन पीछे आ जाएंगे। तो ये कैसे होता है, ये मैकेनिज्म मैं आपको समझा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियंस आर द सेम लाइन। जैसे मैंने आपको बताया, ये दोनों ग्लोब, जैसे हमारी अर्थ जो है उस पर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड्स को मैंने सेपरेटली कवर किया है, आप लास्ट लेक्चर में जाकर उसको देख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो 180 डिग्री मैंने ईस्ट भी बताया था, 180 डिग्री वेस्ट भी बताया था, 360 जो है आपके लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं, इसलिए उसको एक सिंगल पॉइंट कहा जाता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कॉमन है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि आर्टिक ओशियन से निकलता है, बेरिंग स्ट्रेट से निकलता है, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिका, फिजी, टोंगा एंड अदर आइलैंड से ये पास होता है। इसको हम थोड़ा मैप के थ्रू समझते हैं कि पर्टिकुलरली क्या है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ये जो पर्टिकुलरली एक लाइन दिख रही होगी, जिगजैग है ये लाइन। तो ये जिगजैग का भी क्या रीजन है ये मैं आपको थोड़ा सा अभी बता दूंगा, ये आपको दिख पा रही होगी। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये इंटरनेशनल डेट लाइन जो है सिर्फ सी बॉडी से पास होती है। सी बॉडी से पास होने का एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो ये है कि ये किसी भी लैंड मास से नहीं होती, क्योंकि अगर ये किसी लैंड मास से होगी तो एक ही कंट्री में दो डेट्स हो जाएंगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरफ लिखा है संडे एंड इस तरफ लिखा है मंडे। मींस आप जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएंगे तो आप एक डे जो है लूज कर जाएंगे, मतलब संडे से यहाँ मंडे हो गया। लेकिन अगर आप इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ चले जाएंगे तो आप यहाँ पर जाकर संडे हो जाएगा, मतलब एक डे आपको गेन हो जाएगा। तो आप क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, जब भी प्लेन्स या किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट यहाँ से क्रॉस करते हैं तो उनको जो है टाइम चेंज करना पड़ता है, टाइम के साथ डेट भी चेंज करनी पड़ती है, इसलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई आप जो है ईस्ट की तरफ संडे एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ईस्ट में संडे एंजॉय कर लीजिए और यहाँ का संडे फिनिश करके आप वेस्ट में चले जाइए तो फिर से आपका संडे हो जाएगा। तो ये 24 आवर्स का जो डिफरेंस है वो जो है इसीलिए इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था, ये ग्रीनविच मेरिडियन है, इस ग्रीनविच मेरिडियन से ऑल ओवर वर्ल्ड में टाइम डिसाइड होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि अगर हम बात करें कि जो प्राइम मेरिडियन है, उस प्राइम मेरिडियन से अगर हम इस तरफ देखें तो यहां पर आपका जो है इसकी बात करें तो 180 डिग्री ईस्ट इस तरफ है, इसके जो है इस तरफ अगर हम बात करें, और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अगर हम बात करें तो ये 180 डिग्री वेस्ट है। तो अगर ये जो है इस पर्टिकुलर प्लेस से टाइम डिसाइड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो 360 डिग्री रोटेशन में 24 आवर्स का टाइम चेंज होता है, मतलब एक 24 घंटे में आपकी अर्थ पूरा एक 360 डिग्री का रोटेशन कर लेती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 180 डिग्री में कितना करती होगी, तो 12 आवर्स का, 90 डिग्री में 6 आवर्स का, 45 डिग्री में 3 आवर्स का, 30 डिग्री में 2 आवर्स का, और 15 डिग्री में 1 आवर होता है। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट का ये कैलकुलेशन मैं आपको लॉन्गिट्यूड में बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो 0 से 180 पे जाने पर आप
180 इंटू 4 करोगे तो आपको मिलेगा 720। 720 मिनट्स का मतलब होता है 12 आवर्स। तो यहीं पे मैंने आपको टाइम बताया है कि अगर हम देखते हैं कि 0 डिग्री लंदन में या प्राइम मेरिडियन पर जो ग्रीनविच से पास होती है यूके में, तो अगर वहां पे दिन के 12 बज रहे हों 19 जून को, तो सेम चीज 180 डिग्री ईस्ट पर टाइम होगा 12 AM 20 जून। वहां पे रात के 12 बज जाएंगे, क्योंकि दिन के 12 बजे से अगर आप 12 घंटे बाद देखोगे तो रात के 12 बज रहे होंगे और 12 AM होते ही आपकी डेट चेंज हो जाती है, तो यहाँ 20 जून हो रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें कि आप उल्टा जाइए वेस्ट की तरफ, तो 20 जो आपका 12 आवर्स 12 PM 19 जून हो रहा है 0 डिग्री पे, आप 12 घंटे पहले देखेंगे तो वो 12 AM 19 जून हो जाएगा, क्योंकि वो 12 घंटे पीछे है। लेकिन यहाँ पे डेट है 19 जून और यहाँ पे डेट है 20 जून। अगर आपने ये स्टार्ट करने से पहले अगर बात की थी तो हमने यहाँ बात किया था कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन आर द सेम लाइन। ये दोनों एक ही लाइन है। लेकिन अगर दोनों सेम ही लाइन है तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेम लाइन पर एक जगह 19 जून हो रहा है रात का और एक जगह 20 जून हो रही है रात की, तो मतलब दोनों पे टाइम सेम है बट डेट अलग अलग है, क्योंकि वो एक ईस्ट है। क्योंकि यहाँ से अगर हम देखा जाए कि 0 डिग्री से ये 12 घंटे ये आगे है और ये 12 घंटे ये इस तरफ पीछे है, तो ओवरऑल इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कितना हो गया 12 + 12 24। तो 24 आवर का मतलब पूरा एक डे। तो इसलिए यहाँ पर एक डे का डिफरेंस आ जाता है। इसलिए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कि अगर आप 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट जो 180 डिग्री है उससे ईस्ट की तरफ आएंगे तो ईस्ट पे आप एक डे गेन कर लेंगे, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो आप एक डे लूज कर लेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए हम वापस से मैप को देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रशिया है, रशिया ईस्ट की तरफ है और ये इस तरफ अलास्का है, यूएसए का जो 50th स्टेट है नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये आपका वेस्ट में है। तो आपको अगर चेक भी करना हो तो आप रशिया का टाइम एक बार चेक कर लीजिए और अलास्का का टाइम चेक करेंगे तो आपको दोनों में डेट और टाइम्स का बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। जैसे आपने सुना होगा कि जापान इज द डे ऑफ राइजिंग सन, इज द कंट्री ऑफ राइजिंग सन। तो जापान में सबसे पहले सनराइज होता है। तो सनराइज तो ऐसा हर कंट्री में होता ही होगा, लेकिन हम किस बेसिस पे कहते हैं कि जापान में सबसे पहले सनराइज होता है? क्योंकि वो इंटरनेशनल डेट लाइन के सबसे पास में है। तो सबसे पहले जो सनराइज होता है उसके हिसाब से जहाँ डेट सबसे पहले चेंज होती है वो जापान है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे पहले न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है, तो न्यू ईयर न्यूजीलैंड के में मनाया जाता है, क्योंकि वो ईस्टवर्ड साइड है। तो सबसे पहले डेट वहाँ चेंज होती है और सबसे पहले वहाँ 1 जनवरी आती है। उसके 24 आवर्स बाद आपका जो ये छोटे छोटे आपको आइलैंड्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे फ्रेंच पोलिनेशिया है, ये पैसिफिक ओशियन में, यहाँ पे 24 आवर्स बाद न्यू ईयर मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप चाहें तो इसको क्रॉस करके वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है न्यू ईयर पार्टी जो है इंजॉय कर लीजिए, उसके बाद आप लाइन क्रॉस करके यहाँ की भी न्यू ईयर पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको क्रॉस करने के बाद आप 24 आवर्स आगे और पीछे जा सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए यहाँ पे, मैरीटाइम बाउंड्री और सेकेंडली जो बताया है मैंने आपको इंटरनेशनल डेट लाइन। तो इसके प्रॉपरली आप नोट्स बनाइएगा और उसको एक और बार देखिएगा, वो मैप में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझने आ जाएंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आज का बात करेंगे जिसको कहते हैं इक्विनॉक्स एंड सोलिटिस। इक्विनॉक्स एंड सोलिटिस जो है एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपसे इस पर कई बार चीज़ें पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में एक पर्टिकुलर डे में डे और नाइट का जो ड्यूरेशन होता है वो इक्वल होता है दोनों ही हेमिस्फेयर में। हमारी अर्थ जो है यहाँ इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, टिल्टेड है। हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री से टिल्टेड है। टू 23.5 डिग्री से टिल्टेड होने के कारण हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं, और सीजन्स के अलावा ये इक्विनॉक्स एंड सोलिटिस का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम इक्विनॉक्स समझते हैं कि इक्विनॉक्स जो है जहाँ पर इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट होती है, जहाँ पे दिन और रात एकदम बराबर हो बोथ दी हेमिस्फेयर में, तो उसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। और इसमें कंडीशन होती है कि सन जो होता है वर्टिकली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे होता है, तो इक्वेटर पे होने के कारण 12 आवर्स डे और 12 आवर्स नाइट होती है। तो ये दो टाइम होता है ईयर में ऐसा, एक जिसको कहा जाता है वर्नल इक्विनॉक्स। वर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो मार्च 20 और 21 को होता है। लीप ईयर्स में ये चेंज हो जाता है, इसलिए डेट 20 और 21 कई बार होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पाए तो वर्नल इक्विनॉक्स की कंडीशन ये वाली है, ये 4th नंबर पे जो देख पा रहे हैं, दिस इज वर्नल इक्विनॉक्स। यहाँ पे सन जो होता है वो आपका इक्वेटर पर जो है
वो लाई करता है। और उससे जो है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यहाँ 2021 मार्च को आपका इक्वल डे एंड नाइट होता है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो एक होता है आपका ऑटमनल इक्विनॉक्स। ऑटमनल इक्विनॉक्स में भी 2023 सितंबर को आपका जो है पर्टिकुलरली ये कंडीशन अगर हम बात करें, ये ऊपर वाली कंडीशन है जिसमें इक्वेटर पर जो है सन जो है ओवरहेड रहता है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे को भी डे एंड नाइट इक्वल होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सोलिटिस। सोलिटिस का अगर लैटिन मीनिंग बोला जाए तो सोल मीनिंग होता है सन, और स्टिस का मतलब होता है टू स्टैंड स्टिल। जब भी सन स्टैंड स्टिल होता है किस पर, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है ये सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये दो बार चीजें आती हैं। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ओवरहेड होता है तो वहां पे समर सॉलिटिस की कंडीशन होती है, जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है तो विंटर सॉलिटिस की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, फिर ये जो चीज है कि कौन सी डेट को होता है ये हम देख लेंगे। तो इट इज द टाइम व्हेन द सन रीचेज इज हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट एट नून एंड रिजल्टिंग इन द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि समर सॉलिटिस होता है जून 2022 को। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कल 20 जून है, तो आप इसको बहुत इजीली जो है यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका ये जो है आपका सबसे बड़ा डे होगा। ये अभी 2-3 दिन जो आपके रहेंगे 20 से 22 जून के बीच में, ये सबसे लॉन्गेस्ट डेज रहेंगे, क्योंकि ये समर सॉलिटिस इस समय जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सन ओवरहेड है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के होने के कारण हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो सबसे बड़ा डे है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें, जैसे मैंने आपको इंडिया को बताया था कि 23.5 से निकलती है, मध्य प्रदेश से भी निकलती है, आपका जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से मिल जाएगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से निकलती है उस कंडीशन को आपके कहते हैं समर सॉलिटिस। समर सॉलिटिस में जो है सबसे डे सबसे बड़ा होता है, और सेम टाइम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, जैसे ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, अफ्रीका का कुछ पार्ट आ जाता है, साउथ अमेरिका का आ जाता है, तो इन पर्टिकुलर पार्ट में सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। और वहीं अगर हम बात करें विंटर सॉलिटिस, जब ये आपका 23.5 डिग्री साउथ पर ओवरहेड होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे होता है, तो उस दिन सबसे बड़ा डे होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन जब सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा डे होता है तो वो शॉर्टेस्ट डे हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मतलब इंडिया में हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, तो हमारे इंडिया में दिसंबर में आपने देखा होगा रातें छोटी होती हैं, तो यहाँ पर आपका बेसिकली रातें बड़ी होती हैं, सॉरी, दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर्स होते हैं तो दिन छोटे होते हैं, तो यहाँ पर आपका जो डे है वो शॉर्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें समर सॉलिटिस में तो हमारे यहाँ डे बड़ा हो जाएगा। वही वाइस वर्सा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये आप डेट्स नहीं भूलेंगे। इस डायग्राम में मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको बताने की विंटर सॉलिटिस दिसंबर 21-22 को है, क्योंकि ये इलेप्टिकल पाथ में ये मूव होता रहता है और ये हर साल ये चारों इवेंट्स होते हैं। विंटर सॉलिटिस के बाद आपका ऑटम इक्विनॉक्स आएगा, ऑटम इक्विनॉक्स के बाद आपका जो है ये पूरी कंडीशंस ऐसे ही फ्रेम होती रहती हैं कि फर्स्ट के बाद सेकेंड कंडीशन, ऑटम इक्विनॉक्स, और आपका जैसे वर्नल इक्विनॉक्स के बाद जो होता है कंडीशन, वो जैसे मार्च के बाद जून की कंडीशन आएगी। मतलब ये थोड़ा सा आप उल्टे वे में आपको देखना पड़ेगा। मार्च के बाद जून, जून के बाद आपका सितंबर, सितंबर के बाद आपका जो है वो दिसंबर आएगा। तो सबसे अगर कोई भी ईयर स्टार्टिंग में अगर बात करें तो वर्नल इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स के बाद समर सॉलिटिस, समर सॉलिटिस के बाद अब जो आएगा, जैसे अभी कल परसों में जो आने वाला है वो समर सॉलिटिस है, समर सॉलिटिस के बाद ऑटम इक्विनॉक्स आएगा, ऑटम इक्विनॉक्स के बाद विंटर सॉलिटिस आएगा। तो ये इक्विनॉक्स एंड सॉलिटिस का कॉन्सेप्ट है। मे बी आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हमने इस लेक्चर में जो है 3 टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने सबसे पहले मैरीटाइम बाउंड्रीज को कवर किया, उसके बाद इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को पढ़ा था, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ी है हमने, इसके अलावा इक्विनॉक्स एंड सॉलिटिस को पढ़ा है। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द लेटेस्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।